Hello students, in this video we will continue further with the properties of the material. We will continue further with magnetic properties. Okay. So now what we are going to study is basically something called as hysteresis. So basically ये जो चीज है ना, ये चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अप्लाई होती है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि ये परमानेंट मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो सकता है. इनके अंदर जो होता है मैग्नेटिज्म कैन बी परमानेंट, मेड परमानेंट. ओके. नाउ हमने ये पढ़ाई है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो ये आपका मटेरियल होता है इसके अंदर डोमेन्स होता है. ओके. एंड जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो ये सारे के सारे जो डोमेन्स है ये एक ही डायरेक्शन में फिर पॉइंट करते हैं. ऑल द डोमेन्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ड्यू टू विच इस मटेरियल के अंदर आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. ओके. हमने ये भी देखा हुआ है कि ये जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है mz, दिस इज इक्वल टू xm into h. ओके. नाउ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे जैसे आप H इंक्रीज करते हो तो ये तो इंक्रीज होता ही है, बट हमने ये भी कहा था ना कि ये ससेप्टिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, तो आपका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ऐसा होता है. इनिशियली व्हेन वैल्यू ऑफ H इज वेरी स्मॉल ये कांस्टेंट होता है, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. सो ये ऐसे होगा. फिर जैसे जैसे एक पॉइंट के बाद H एज द वैल्यू ऑफ H बिकम्स लार्ज, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो ये भी इंक्रीज होता है. तो ओवरऑल आपका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. तो आपका ग्राफ फिर ये ऐसे होता है. एंड फाइनली जब आप H की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हो तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है. तो आपका जो ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन है ना वो इतना इंक्रीज नहीं होता, वो थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है, बस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. मतलब जितनी आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उतना सारा इंक्रीज आपको मैग्नेटाइजेशन में नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. सो आपका ये ग्राफ थोड़ा फिर ऐसे हो जाता है. एंड मैग्नेटाइजेशन रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट्स से दिस इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H and this is your magnetization mz. okay. so finally आपका ये जो ये स्टेज पे ये स्टेट आ चुकी होगी. ओके. अब धीरे धीरे मान लो कि आप एक्सटर्नल फील्ड को कम करते जाओगे, और मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो टेम्पररी होता है ना. मान लो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो जब तक आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तब तक ये अंदर जो एटॉमिक मैग्नेट्स है वो अलाइंड रहेंगे. आप जैसे ही इसको हटा दोगे तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल वापस ऐसे हो जाएगा, रैंडमली अरेंज्ड, और आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा. सो विच मीन्स इफ यू हैव अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज H, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, तो आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा, आप एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस करो मैग्नेटाइजेशन वापस रिड्यूस हो जाता है, जीरो हो जाता है. ओके. क्योंकि पैरामैग्नेटिक के अंदर ये जो मैग्नेटिज्म होता है ये टेम्पररी होता है. बट हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आपका ये जो मैग्नेटिज्म होता है दैट इज परमानेंट. तो जैसे जैसे अब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाते जाओगे ना, यू वुड एक्सपेक्ट कि मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो जाना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता, बिकॉज इनके अंदर मैग्नेटिज्म परमानेंट होता है. इवन इफ आप मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड को हटा देते हो तो भी सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स, यू कैन सी दैट ये इतना मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो इट स्टिल रिमेन्स. ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका H जीरो है, दैट इज एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, उसके बावजूद मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया है. ओके. नाउ इस चीज को कहा जाता है रिटेंटिविटी.
और रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना, उसका मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा, तो वो जो मटेरियल है वो उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है ना, कि मतलब एटलीस्ट उस केस में ये अच्छा कब है, जब आपको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हो, तो रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। ओके, अब मान लो कि अगर जो आपको मैग्नेटाइजेशन को जीरो ही करना है, तो आपको उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी ना। आपके मान लो डोमेन्स ये डायरेक्शन में है, तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी अब ये मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड्स, तो आपकी फील्ड अब नेगेटिव हो जाएगी, तो धीरे 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 मैग्नेटाइजेशन कम होगा एंड इवेंचुअली इट विल बिकम जीरो। ओके, अब मान लो आप एक्सटर्नल फील्ड और इंक्रीज करते हो, तो अब वापस क्या होगा, आप एक्सटर्नल फील्ड आप और इंक्रीज करोगे, तो ये सारे जो डोमेन्स है अब ये सारे बस उल्टे डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। अब हमें पता है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज करोगे, इनिशियली मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में ससेप्टिबिलिटी भी इंक्रीज होगी ना, तो आपका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट के बाद का कर्व ऐसा स्टीप हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा उल्टे डायरेक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे, तो ये ससेप्टिबिलिटी आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ओवरऑल आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से होगा। अब वापस मान लो आप मान लो आपकी एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर देते हो, तो आप एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर देते हो तो कुछ तो मैग्नेटिज्म ना इस मटेरियल के अंदर उसके बावजूद रह जाएगा। तो ये आपका ग्राफ ऐसा होगा। दिस इज हाउ योर ग्राफ वुड बी। ओके, इवन इफ यू मेक योर एक्सटर्नल फील्ड, एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, बट इसके बावजूद कुछ तो मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर रह चुका है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स रिटेंटिविटी। अच्छा, अब आपको अगर जो इस मैग्नेटिक फील्ड को वापस, ये मैग्नेटाइजेशन को वापस जीरो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वापस अब इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब आप ये मटेरियल नॉन मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, अब वापस आप एच की वैल्यू इंक्रीज करो, एच की वैल्यू इंक्रीज करो, तो ये ग्राफ वापस ये ऐसा होगा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से ये यहां पे जाता है, यहां से यहां पे जाता है, यहां से यहां पे जाता है, दिस वे एंड दिस वे। ओके, ना हमने ये तो कहा है कि इसको कहा जाता है रिटेंटिविटी। ओके, ये जो है कि आपको जो नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ रही है टू मेक मैग्नेटाइजेशन जीरो, तो ये इतनी जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये जो इतनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इसको आप कहते हो कोएर्सिविटी। सो कोएर्सिविटी कैन बी कंसिडर्ड एज ओके द अपोजिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी opposite magnetic intensity applied to remove magnetization of the material, the magnetization of ferromagnetic material. In fact परमानेंट मैग्नेट्स के लिए जो है ये नंबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक परमानेंट मैग्नेट्स वो होता है ना कि आप इनको कहीं पे भी रख दो, दे शुड नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। तो उनका मैग्नेटिज्म निकालने के लिए आपको जितनी ज्यादा फील्ड लगानी पड़े उतना बेटर है। उसका मतलब कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिंपल नहीं होगा या उसका मैग्नेटाइजेशन निकालना सिंपल नहीं होगा, तो दैट मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रेंथ
उतना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, इट वुड बी दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। रिटेंटिविटी ज्यादा हुई मतलब उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ओके। बट कोअर्सिविटी जितनी ज्यादा हुई उतना उसका एडवांटेज ये है कि उतना वो ज्यादा परमानेंट मैग्नेट रहेगा, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा परमानेंट रहेगा। सो इवन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस इट विल नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ओके। ना ये जो होता है ये पूरा फिगर, इसको ना, इसका अगर जो आप एरिया निकालते हो, सो ये जो एरिया होता है इसको कहा जाता है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, ओके। एंड इस प्रोसेस में आप इसका जो एरिया होता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो भी एनर्जी लूज होती है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस हिस्टेरेसिस लूप, ओके। सो अब ना हम लोग वापस ये जो बुक है डीसी पांडे सर की, इस बुक में से हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके। So the distinguishing characteristic of a ferromagnetic material is not that it can be strongly magnetized, but the intensity of magnetization जिसको हम लोग mz कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे I लिखा हुआ है, is not directly proportional to the magnetizing field H। सी हमने देखा था ना इनिशियली ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और फिर फ्लैटन आउट हो जाता है। So if gradually increasing magnetic field H is applied to unmagnetized piece of iron, its magnetization increases non-linearly until it reaches maximum value, that is A. Okay. If I is plotted against H, a curve OA is obtained. This curve is known as magnetization curve. At this stage, all the dipoles are aligned and magnetization has reached maximum और saturated value। A पे सारे जो डोमेन्स है, सारे डाइपोल्स जो है वो सारे सेम डायरेक्शन में है, इससे ज्यादा आप मटेरियल को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। तो A विल रिप्रेजेंट योर इट विल रिप्रेजेंट द हाईएस्ट मैग्नेटाइजेशन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड H इज नाउ डिक्रीज्ड, अब आप H की वैल्यू डिक्रीज करते हो, देन I does not return along magnetization curve but follows the path AB। So आपका ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो इस पाथ से वापस नहीं आता, इट फॉलोज अ डिफरेंट पाथ, ओके। एट H equal to 0, मतलब एट दिस पॉइंट I does not come to its zero value but its value is still near the saturated value। So you can see that this value is almost same as this value ना। So इस केस में इवन इफ आप एक्सटर्नल फील्ड हटा रहे हो, स्टिल द मटेरियल हैज सम मैग्नेटाइजेशन इन इट, ये इतना मैग्नेटाइजेशन उसमें रहता है। सो द वैल्यू ऑफ I एट दिस पॉइंट, दैट इज OB, इज नोन एज रेमनेंस और रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। रेमनेंट मतलब रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन और रिटेंटिविटी, ये वर्ड हमने देखा है। द वैल्यू ऑफ I एट दिस पॉइंट इज नोन एज रेसिडुअल इंडक्शन और रेसिडुअल फील्ड। On applying a reverse field, the value of I finally becomes 0। आपको वैल्यू 0 करनी है तो आपको उल्टे डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। The abscissa OC, मतलब ये जो डिस्टेंस है, represents the reversed magnetic field needed to demagnetize the specimen। This is known as coercivity। ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा फील्ड हम लोग लगा रहे हैं, that is known as coercivity। If the reverse field is further increased, अब आप रिवर्स फील्ड और इंक्रीज करो तो जैसे ये ऐसा कर्व मिल रहा है वैसे ही आपको ये ऐसा कर्व मिलेगा। A reverse magnetization is set up which quickly reaches the saturation value, that is D। This is known as CD if H is now taken back from its negative saturation value to its original positive saturation value। A similar curve D से पहले E, जब आप H को 0 कर रहे हो बट आपका मैग्नेटाइजेशन अभी भी रहा है मटेरियल के अंदर, फिर ये मैग्नेटाइजेशन को 0 करने के लिए आप ये इतनी कोएर्सिविटी लगा रहे हो, एंड फिर वापस आप जब मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करोगे तो यू विल अगेन रीच A। So if H is now taken back from its negative saturation value to its positive saturation value, a similar curve DEFA will be traced। ये TEFA will be traced। The whole graph ABCDEFA thus forms a closed loop, usually known as hysteresis loop।
The whole process described above and the property of the ion characterized by it are called hysteresis. The energy lost per unit volume of a substance in a complete cycle is equal to the area. So the energy lost by that material, okay, in one complete cycle per unit volume is equal to this area. Thus we can conclude the following 3 points from the above discussion. The retentivity of a substance is a measure of, मैं यहाँ पे ये डायग्राम सामने रखता हूँ, ओके. रिटेंटिविटी मतलब ये कि आप मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करो तो भी इसमें जो भी मैग्नेटाइजेशन रह जाता है इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी. So the retentivity of a substance is the measure of magnetization remaining when the magnetizing field is removed, when the external field is removed. The coercivity of a substance is measure of the reverse magnetizing field required to destroy the residual magnetism. So इसमें इतना जो ये मैग्नेटिज्म बच रहा है आपको इसको भी हटाना है, तो आप जो ये रिवर्स फील्ड लगाते हो ये इसको कहा जाता है कोएर्सिविटी, ओके. The energy loss per unit volume, ये important point है, of a substance in a complete cycle of magnetization is equal to the area of the hysteresis loop. Demagnetization. It is clear from the hysteresis loop that the intensity of magnetization I does not reduce to zero on removing external field. हमने देखा ना कि आप ये एक्सटर्नल फील्ड को जीरो भी कर देते हो, ये एक्सटर्नल फील्ड को आप जीरो भी कर देते हो तो भी कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है. डज नॉट reduce to zero on removing magnetizing field H. Further, I is zero when the magnetizing field H is equal to your coercive field. At these points, the magnetic induction is not zero and the specimen is not demagnetized. See, now ये जो है at these points the magnetic induction is not zero and the specimen is not demagnetized. इसका पता है मीनिंग क्या होता है? सी ये जो आपका मटेरियल है, ओके, आप मान लो ये वाला पॉइंट कंसिडर करो. ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटाइजेशन इज जीरो. तो मटेरियल के अंदर जो डोमेन है ना वो ऐसे रैंडमली अरेंज्ड होंगे. बट अगर जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड ऐसी है बी नॉट, तो अंदर यूजुअली दो फील्ड्स होते हैं ना, एक होता है फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड दूसरी होती है एक्सटर्नल फील्ड. जब मटेरियल के अंदर ये सारे जो डोमेन्स है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं तो मैग्नेटाइजेशन के वजह से फील्ड जीरो होगी. बट ये जो फील्ड है वो तो एज इट इज रहेगी ना, तो आपके मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो नहीं होगा, ओके. एंड मोर एवर दिस मटेरियल कैन अगेन बी मैग्नेटाइज ना, इसको आप वापस परमानेंट मैग्नेट में या आप इसको वापस मैग्नेटाइज कर ही सकते हो. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एट दीज पॉइंट्स द मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट जीरो, द स्पेसिमेन इज नॉट डीमैग्नेटाइज्ड. इसको पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब उसके अंदर की सारी मैग्नेटिज्म हटाने के लिए, टू डीमैग्नेटाइज अ सब्सटेंस आपको क्या करना पड़ेगा? डीमैग्नेटाइज करने के लिए, इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड हटाने के लिए बी एम शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. एक्सटर्नल फील्ड शुड ऑल्सो बी जीरो एंड मैग्नेटाइजेशन शुड ऑल्सो बी जीरो. अब ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इवेंचुअली टू डीमैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू द सेवरल साइकिल्स इन मैग्नेटाइजेशन. ये आप कंप्लीटली ये करते जाते हो. ये देखो हर बार आप बस क्या करते हो कि एक्सटर्नल फील्ड की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी कम करते जाते हो ताकि आपका जो पॉइंट है वो धीरे धीरे ऐसे पास में है. ईच टाइम विद डिक्रीजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड फाइनली द फील्ड इज reduced to zero. In this way the size of the hysteresis curve goes on decreasing and the area finally reduces to zero. Demagnetization is obtained by placing the specimen in an alternating field of continuously diminishing amplitude. Okay. It is also obtained by heating. Ferromagnetic, हमने क्यूरीज टेम्परेचर पढ़ा ही है
कि आप अगर जो सफिशिएंटली ज्यादा हीट करते हो तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है. So ferromagnetic materials become practically non-magnetic at sufficiently high temperatures. Okay. अब ये coercivity and retentivity कहाँ पे काम आता है? तो अब ये देखो, a comparison of magnetic properties of ferromagnetic substances can be made by comparisons of shapes and sizes of their hysteresis loop. Following three conclusions can be drawn from their hysteresis loop. Retentivity of the soft iron is more than the retentivity of the steel. Retentivity मतलब ये होता है, so soft iron के केस में अगर जो ये स्टील का लूप है तो सॉफ्ट आयन के लिए रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, तो मतलब ये कर्व ऐसे आएगा. So retentivity for the soft iron will be more than the retentivity of the steel. आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखना है. Coercivity of the soft iron is less than the coercivity of the steel. So soft iron के लिए coercivity कम है, मतलब अगर जो soft iron को आपको पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करना है तो आपको बहुत ही कम फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फील्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज वाई सॉफ्ट आयन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट ना. मान लो आप सॉफ्ट आयन को सोचते हो कि चलो उसको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है, बट आप मान लो इस सॉफ्ट आयन को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो देयर इज अ चांस कि वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा ना. सो दैट इज वाई आप सॉफ्ट आयन को यू कैन नॉट यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए कोएर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए. सो कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयन इज लेस देन द कोएर्सिविटी ऑफ स्टील. स्टील की कोएर्सिविटी ज्यादा है तो मतलब स्टील के अंदर मैग्नेटिज्म थोड़ा ज्यादा परमानेंट रहेगा. Area of the hysteresis loop in soft iron is smaller than that in steel. So magnetization demagnetization बार बार ये करने से जो बेसिकली लॉस है, ये हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जो होता है, it tells you the loss during the process of magnetization. सॉफ्ट आयन के केस में वो लॉस कम है क्योंकि एरिया छोटा है, स्टील के केस में वो लॉस ज्यादा है. सो चॉइस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स नाउ. So based on this, we can choose magnetic materials. अच्छा, जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में काम आता है. So high retentivity. So materials for a permanent magnet should have high retentivity, ताकि उसका जो मैंने आपको बताया अगर जो रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा, so it will be a strong magnet. So retentivity will lead to strong magnetism. Okay. But permanent magnetism के लिए आपको coercivity ज्यादा होनी चाहिए. So high retentivity so that the magnet is strong, and high coercivity so that magnetizing is not wiped out by stray magnetic fields. Stray मतलब random magnetic fields जो है वो material को demagnetize नहीं कर देंगे. As the material in this case is never put to cyclic changes of magnetization, hence hysteresis is immaterial. So hysteresis loop का जो area होता है that is immaterial, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बार बार ये ऐसे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता. So there is no loss as such. So from the point of view of these facts, steel is more suitable for the construction of permanent magnets because steel has higher coercivity. So modern permanent magnets are made from cobalt steel or alloys. Okay. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होता है, सो ये टाइकोनाल शायद ये होगा, टिन होगा, कोबाल्ट होगा, एल एल्यूमिनियम होगा, ओके, एन शायद निकल होगा. सो बेसिकली ये अलॉय है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होता है कि आपको पता ही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है. मान लो ये ऐसा नेल है, आप इस पे वायर वूंड करते हो, ओके, एंड मान लो कि आप इसको कनेक्ट करते हो, आप करंट पास कराओगे तब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, एंड जब आप करंट बंद कर दोगे तब ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. सो ऐसे केस में कंटिन्यूसली हम लोग मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं ना, तो देयर इज हमें पता है कि मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के दौरान देयर इज लॉस इन एनर्जी. तो बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर,
तो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जितना छोटा होगा उतना आपका एनर्जी लॉस कम होगा, तो यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन हिस्टेरेसिस लूप एरिया। तो हमें पता है सॉफ्ट आयन के लिए ये एरिया कम होता है, तो वी विल चूज सॉफ्ट आयन टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अच्छा, सॉफ्ट आयन का और एक एडवांटेज ये होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तब ये इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है, एंड जैसे ही आप करंट बंद कर दोगे यू वुड वांट मैग्नेटिज्म टू बिकम जीरो, राइट। तो इसकी कोएर्सिविटी बहुत ही कम है, तो आप तुरंत इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचेगा नहीं। बाय अप्लाइंग अपोजिट फील्ड, ओके, easily you can demagnetize this material. So that is why इसकी coercivity कम होनी चाहिए, इस material की coercivity should be this. अच्छा, area of hysteresis loop should be this, and this should have a high retentivity because कि magnetization strong होना चाहिए so that it will create a strong field. So retentivity should be high. हाँ, ये सारी जो चीज है ना, ये सारी चीजें आपको मिलती है सॉफ्ट आयन के केस में। सो दैट इज व्हाई सॉफ्ट आयन इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, द मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव हाई इनिशियल परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। इट शुड हैव लो हिस्टेरेसिस लॉस। So from the viewpoint of these facts, soft iron is an ideal material for this purpose. Transformer cores and telephone diaphragms as the magnetic material used in these cases is subjected to cyclic changes. Thus the essential requirement for the selection of the materials are high initial permeability and low hysteresis loss. So again यहाँ पे आप soft iron use करोगे to make this. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एज वी नो, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। इफ यू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन रॉड इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेस 100 टाइम्स, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन जो होता है उसकी अपनी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, या रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें पता है ना, किसी भी मटेरियल के अंदर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दो चीजों के वजह से आती है। एक तो आपकी ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से, एंड दूसरी जो है वो मैग्नेटाइजेशन के वजह से। ओके, एंड अगर जो मैग्नेटाइजेशन के वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेटिव परमिएबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी। अब सॉफ्ट आयन के लिए ससेप्टिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, तो ये जो वैल्यू है ना ये बहुत ज्यादा होती है। तो ऑलमोस्ट आपकी टोटल फील्ड जो अंदर होती है दैट बिकम्स 100 टाइम्स ऑफ दिस फील्ड। ओके, सो इफ वी प्लेस अ सॉफ्ट आयन रॉड इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिज्म ऑफ द सोलेनॉइड increases hundreds of times and the solenoid is called an electromagnet. It is a temporary magnet. An electromagnet is made by winding closely a number of turns of insulated copper wire over a soft iron straight rod or a horseshoe rod. On passing current through this solenoid, a magnetic field is produced in the space within the solenoid. Okay. ये इनके एप्लीकेशंस है, विच इज फाइन। ओके, सो आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड दिस कि हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस कोएर्सिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है, ये सारी जो चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, वो यहाँ पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन।